अगर मानसिक तौर पे भी स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, तब आप अच्छे स्वस्थ हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो रिलीजियस टूरिज्म है, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, इसका बहुत बड़ा स्कोप है। आप अपने लिए तो जीते ही जीते हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए जब जीना चालू करते हैं तो आपको अतिरिक्त खुशी मिलती है। रिस्क लेना भी जरूरी होता है। जो रिस्क नहीं लेता है वो एंटरप्रेन्योरशिप में आगे नहीं बढ़ पाता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकों के इतना ज़्यादा संग्रह करते थे उनका, और इतना पढ़ते थे कि उस ज्ञान के बदौलत उन्होंने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा लिया। व्यूज मेकर्स के तीसरे और अंतिम भाग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस एपिसोड में हमारे साथ यूपी टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकेश मेश्राम सर है। इनसे बातचीत जारी है। जब आपको आयुष विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया, सचिव बनाया गया, तो आपने योग एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रदेश में पॉपुलर बनाने के लिए काफी अपना अहम योगदान भी दिया है। तो इस डिपार्टमेंट में किस तरह से इसको आपने इम्प्लीमेंट किया? अब तक हमने देखा कि किस तरह से तमाम मुश्किलों को पार करते हुए मुकेश मेश्राम सर IAS बने, और जहां जहां उन्हें पोस्टिंग मिली उन्होंने उस विभाग को एक नई ऊंचाई प्रदान की। अपने पोस्टिंग के दौरान कई चैलेंजेस और कठिनाइयों को उन्होंने एक्सेप्ट किया और हमेशा लोगों के कल्याण मित्र बने रहे। मानवीय संवेदनाओं के साथ जहां जहां संभव है वहां वहां लोगों के दुख दर्द को मिटाने की कोशिश की और समावेशी विकास का नया विजन विकसित किया। आयुष विभाग के सेक्रेटरी पद पर रहते हुए उन्होंने आयुष आपके द्वार इस अभियान के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य को बेहतरीन करने का उपक्रम शुरू किया। आयुर्वेद, होम्योपैथी, मेडिटेशन, योग पद्धति से लोगों के जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। आयुष में आने के बाद मैंने देखा कि इस विभाग में जो बेचारे डॉक्टर BUMS, BHMS या BAMS के होते हैं, वो अपने को दोयम दर्जे का मानने लगते हैं, क्योंकि और उनकी पूरी कोशिश होती है कि गांव देहातों में चुपके से वो प्रैक्टिस करने लगें और जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनको ही लिख करके बांटते रहें, तो किसी तरीके से उनकी दुकानदारी चले। और उनका रहन सहन भी उनका बहुत ही, उनको कोई पूछता भी नहीं। तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कि भाई आप अगर चाहें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच के अलावा अपनी इम्पोर्टेंस को कैसे स्थापित कर सकते हैं कि लोग अंग्रेजी दवाइयों में के लिए जाना बाद में सोचें, पहले आप ही के पास आए। क्योंकि केरल है, केरल में सबसे पहले अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, और पहले जमाने में जब ये सब अंग्रेजी दवाइयां नहीं आई थी तब तो हम करते ही थे। जब से ये एनासिन, एस्प्रो ऐसी छोटी छोटी 10-10 पैसे वाली गोलियां गांव में जानी चालू हुई, उसके बाद में जहां जरांकुश, तुलसी, हल्दी, इन सब का जो काढ़ा बना के पीता था, अब उन्हें कहा यार बड़ी मेहनत करनी पड़ती काढ़ा बनाने में, छोड़ो है ना, दवा फाँक लो, सर दर्द हो रहा है दवा फाँक लो। तो ये गोलियों ने जो है एक तरीके से पुराने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चालू किया। हमने कहा आप इसको स्थापित करिए। तो आयुष आपके द्वार इस नाम से एक स्कीम चलवा दी, और हमने कहा जितने डॉक्टर्स हैं इसके, आप जाइए गांव में, मोहल्लों में, जहां पे कोई और नहीं जाता है, बैठिए और वहां पे डोर टू डोर जाइए, खटखटाइए और उनको कहिए कि आपका इलाज हम करेंगे। आपको कोई दिक्कत तो नहीं, आपको कोई बीमारी तो नहीं, खोजिए। किसी को कोई दिक्कत है, हो सकता है वो अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से या काम धाम की वजह से या खेतों में काम लगा है, मजदूरी घट न जाए, इसके लिए जा नहीं पाता हॉस्पिटल, आप उसको पकड़िए, उसके पास पहुंचिए और उसको दवाइयां दीजिए। दवाइयां अच्छी क्वालिटी की हम तैयार करके दें। तो बड़े अच्छे इसके परिणाम निकले। जब यहीं पे मोहनलालगंज में एक होम्योपैथ डॉक्टर है, उसने जब प्रयास प्रारंभ किया, उस लेडी डॉक्टर ने, गांव के गांव में उसकी इतनी प्रसिद्धि हो गई कि उसको लोग ज्यादा जानने लगे। अच्छा। हाँ, और अच्छा खासा उसी तरीके से आयुर्वेद के एक डॉक्टर को मैंने देखा बहराइच में, वहां पे एक श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रीवास्तव, उसकी बड़ी अच्छी पहुंच, लोग इनके यहाँ ज्यादा भीड़ लगाने लगे। तो
कहने का मतलब ये है कि कैसे हम अपनी पैथी को भी, अच्छा ये सस्ती भी है, आपके किचन के नुस्खे हैं बहुत सारे। वही। तो आयुष आपके द्वारा एक दूसरा उत्तर प्रदेश आयुष सोसाइटी, इसका कार्यालय स्थापित करके हमने उत्तर प्रदेश आयुष के नाम से एक मैगजीन निकालनी चालू की। उसमें सारे के सारे संदेश, ब्रोशर्स बंटवाए, पूरा का पूरा योग वेलनेस सेंटर हर जिले में स्थापित कराया। फिर बड़ा योग महोत्सव जो 21 जून को होता है उसका बड़ा आयोजन हुआ। उसमें लोगों को जोड़ा, स्कूलों को जोड़ा गया, कॉलेजेस को जोड़ा गया। उसके अंदर कंपटीशन करा दिए कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जहां सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा उसको हम अवार्ड देंगे। तो इससे और लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की भावना आई। फिर दूसरी ऐसी संस्थाओं का, अच्छा हमारा केवल आयुष में ये मतलब नहीं था कि हम केवल चिकित्सा करें, प्रिवेंशन करिए पहले। आप बीमार पड़िए मत, तो उसके लिए क्या जरूरी है, आप कैसे उपचार से पहले कैसे अपने को स्वस्थ रख सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। उसके लिए हमने ऋतुचर्या और दिनचर्या, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए एक प्रचार अभियान चालू किया। अच्छा। दूसरा हमारा ये था कि हम ज्यादातर समय ये तो देखते हैं कि बीमार हो गए साहब, अब बीमारी का इलाज करें। दूसरा, मन स्वस्थ होना केवल तन से ही जरूरी नहीं, आप अगर मानसिक तौर पे भी स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, तब आप अच्छे स्वस्थ हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमने मेडिटेशन की जितनी पद्धतियां हैं उनका प्रचार प्रसार चालू किया और लोगों से कहा कि आप मेडिटेशन की पद्धतियों से जुड़िए, चाहे वह विपश्यना ध्यान पद्धति हो, चाहे वह हार्टफुल मेडिटेशन हो, चाहे वह ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो, किसी भी प्रकार का मेडिटेशन हो, आप उसको करिए। और ध्यान करने से आपके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह आपके लिए उपयोगी है और विद्यार्थियों के लिए। दूसरा, ड्राइवरों के लिए हमने एक अभियान चलवाया। जितने रोडवेज के बस ड्राइवर थे, चूंकि वह चिड़चिड़ाए ना, कंसंट्रेटेड होकर चलाएं और दिमाग शांत रख कर चलाएं, इसके लिए हमने मेडिटेशन चलाया। इसमें हमने बहुत सारे संगठनों को जोड़ा। इसमें हमारे चाहे आर्ट ऑफ लिविंग वाले हो, चाहे इसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज वाले हों, चाहे इसमें योग केंद्र वाले हों, रामकृष्ण मिशन हो, रामचंद्र मिशन हो, सभी को जोड़ा हमने। और अब देखिए कि जिस तरीके से लोगों में ध्यान पद्धतियों के प्रति एक प्रचार हुआ है। जैसे मैं प्रत्येक जगह पे लोगों से कहता हूं कि न केवल स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बल्कि अपनी उपयोगिता, अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए विपश्यना मेडिटेशन कितना आवश्यक है, जिसमें आपका कुछ नहीं जाता है, 1 रुपया। बल्कि अगर जब आप जब ध्यान करने के लिए 10 दिन के मेडिटेशन कोर्स में जाते हैं तो पैसे भी नहीं देना पड़ता। ये आपकी मर्जी है कि दें या ना दें, ताकि कम से कम आप अगले के लिए इंतजाम कर सके कि वो भी करने के लिए आए। तो उसके लिए आपको देना तो कुछ नहीं है। और अपने को जानने के लिए आपको काम करना है, क्योंकि हर आदमी आज की तारीख में दुखी इसलिए क्योंकि वो दूसरों को जानने का ठेका ले रखा उसने। पड़ोसी ऐसा है, वो अच्छा खा रहा है, उसके घर में इतना बड़ा सामान आ गया, उसका बड़ा बंगला बन गया, उसके यहाँ नई गाड़ी आ गई, तो वो परेशान है। उसके वजह से आप अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने पूरे के पूरे शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, इस सब से हो जा रहे हैं। आप इससे दूर रहो। पहले अपने को जानो कि आपके पास में क्या व्यवस्थाएं हैं, आप कैसे सुखी रह सकते हैं, तो आप अपने आप आनंदित रह सकते हैं। उसके लिए सांस एफर्टलेस है, बस सांसों को आते जाते देखना है। कहते हुए जब तक सांस है तब तक आस है, तब तक आस है। सही। तो सबसे बड़ी जरूरी तो यही है, सांस गई तो सब हो गया। मुकेश मेश्राम सर जब मेडिकल विभाग के सचिव बने तब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के माध्यम से प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खुलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों के अच्छे और बेहतरीन इलाज के लिए कई सुविधाओं का निर्माण हुआ। आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था शुरू में, जब हमने देखा था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के माध्यम से, तब आप मेडिकल एजुकेशन विभाग के सचिव जब बने तब प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज खुलवाने में आपने एक अहम भूमिका भी निभाई और वहां पर गरीबों का अच्छा और बेहतर इलाज हो, इसके लिए भी आपने काफी प्रयास किए। तो एक कनेक्टिंग आपको एक मिल गया डिपार्टमेंट, तो इसमें आपने कैसे अपने एफर्ट्स लगा के इसको ठीक ठाक करने की कोशिश की? जब मैं मेडिकल एजुकेशन में सचिव के तौर पे आया तो मैंने देखा कि भारत सरकार की एक बड़ी अच्छी योजना लागू हुई है,
और उसमें ये था कि जो, क्योंकि आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज खोलना है, अगर आपको 100 सीट्स चाहिए एमबीबीएस की, तो उसके लिए 500 बेड का एक रनिंग हॉस्पिटल होना जरूरी है। अच्छा। और अगर आपको 150 सीट्स चाहिए एमबीबीएस की, तो आपको 650 बेड का एक रनिंग हॉस्पिटल होना जरूरी है। इसके अलावा कई सारे डिपार्टमेंट्स और उसमें फैकल्टी होना जरूरी है। अब ये हमारे पास में चैलेंज था कि नए सिरे से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाना, तो बजट फिर उतना चाहिए। एक हॉस्पिटल 500 बेड का खड़ा करना रातों रात संभव नहीं होता है। तो जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अफिलिएट करके आप मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। ये भारत सरकार की योजना थी। अच्छा। तो इसमें हमने उन मेडिकल कॉलेजेस को खोलने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया जो रनिंग है, जहां पे ऑलरेडी पहले से 300 बेड हुए, तो 200 बेड का हम एडिशनल बना लें तो 500 बेड कर लेंगे। या अगर 200 बेड का वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो 300 बेड का एक अलग से हॉस्पिटल खड़ा करके उसको पूरा हम 500 का कर लेंगे और 100 सीट एमबीबीएस के हम अलॉट करा लेंगे। इसके लिए हमने शुरुआत में 5 मेडिकल कॉलेजेस आइडेंटिफाई किए और उनको बहराइच, बस्ती, इधर अयोध्या। तो इसके बाद में फिर बहुत सारे फतेहपुर, गाजीपुर, इधर क्या कहते हैं कुशीनगर, प्रतापगढ़ और फिरोजाबाद, तो धीरे धीरे शाहजहांपुर, ऐसे धीरे धीरे करके फिर बहुत सारे जगह पे आइडेंटिफाई किए। और उसमें ये भी था कि जो नया आप इंस्टीट्यूट बनाएंगे मेडिकल कॉलेज, तो डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, 10 किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस होना चाहिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए तय तो हो गया, पैराफर्नालिया बन जाएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी, उसकी डिजाइन भी हम लोगों ने फाइनल की, देखी, उसका प्रेजेंटेशन सारे कराते रहते थे, बिल्कुल रोज हम लोग लगे रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो थी कि फैकल्टी को कैसे इसमें हम लेंगे, क्योंकि होता क्या था, एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, एमबीबीएस भी कम है। 1000 आबादी पे एक डॉक्टर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 डॉक्टर है, आबादी लगभग 22-23 करोड़ है, तो 50,000 डॉक्टर कितना कम है। तो 0.25 के आसपास हम लोगों का हिसाब बन पाता था। और ये भी 50,000 में सारे के सारे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत सारे तो जो है प्रैक्टिस नहीं करते, कोई नेता बन गया, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई ऐसी एरिया में बदल गया, या बाहर चले गए, या दूसरे जगहों पे पोस्टेड हैं। तो ये जो रजिस्टर्ड डॉक्टर थे एमबीबीएस के, उनमें से भी बहुत कम ही एक्चुअल काम करते थे। तो फिर हमने सोचा कि भाई हमको डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर ज़्यादा चाहिए एमबीबीएस के, उसके लिए अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो प्रोफेसर हो सकते हैं उसकी भी कमी है। तो इसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ बड़े अच्छे कंडीशंस के साथ में कुछ सुविधाएं दी ताकि आप अपनी फैकल्टी ले सकते हैं। फिर फैकल्टी हम अगर यूपीपीएससी के थ्रू सिलेक्ट कराते थे तो सिलेक्शन तो हो जाता था, फिर जैसे ही हम उनको कहें कि आपको बदायूं जाना है, अम्बेडकर नगर जाना है, बांदा जाना है, जालौन जाना है, तो वो भाग जाता था, ज्वाइन ही नहीं करता था। तो फिर से हमारे पास कम हो जाते थे, तो रिकॉग्निशन नहीं मिलता था। सही बात। एमसीआई का, उस समय एमसीआई थी, अब तो एमसीआई भंग करके एक कमेटी बन गई है। लेकिन जब ये रिकॉग्निशन नहीं मिलता था तो फिर करें क्या, तो हमने फिर क्या किया कि हर कॉलेज को ऑटोनोमस बॉडी बना दिया, और ऑटोनोमस बना करके फिर ये वहीं पे रिक्रूट करना चालू कर दिया कि भाई अगर कोई नहीं आना चाहता, पहले से आपको पता है कि आपको बहराइच जाना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आओ, नहीं इंटरेस्टेड हो तो नहीं आओगे। इससे क्या है, चाहे शुरुआत में थोड़े बहुत मीडियोकर भी हमको प्रोफेसर या स्पेशलिस्ट मिले, लेकिन कम से कम अब फैकल्टी की पोजीशन भरने लगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे फैकल्टी मिलने लगी, टीचर्स मिलने लगे, तो रिकॉग्निशन भी फिर मिलने लगी। तो ये जो ऑटोनॉमी देने का सवाल था, ये भी बड़े अच्छे से इसको सॉल्व किया गया। फिर इसमें ये भी था कि एक सवाल आया कि साहब जब आप छोटा ग्रुप कर देते हैं तो उसमें आप SC ST OBC के रिजर्वेशन को आप इंश्योर नहीं कर पाते हैं। उसके लिए फिर ये प्रयास किया गया कि सबको टोटल जोड़ लिया जाए संख्या उस कॉलेज की, और उसके आधार पे आप रेशनल बना करके अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने होना चाहिए उतने आप उनको दीजिए, तो फिलअप करिए। तो ये भी अच्छा रहा कि ये सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस फंक्शनल हो गए, चल पड़े। तो उस बार हमने
लगभग 1000 सीट्स यहाँ पर अलॉट करा ली थी, बहुत सारे ऐसे MBBS की, और पूरे प्रदेश को उससे एक बड़ा फायदा भी हुआ। मुकेश मेश्राम सर ने कोरोना लॉकडाउन के समय मजदूरों, गरीबों और कोरोना से प्रभावित सभी लोगों की राहत के लिए मिशन मोड पर कार्य किए। इंसानों के साथ साथ पशुओं के लिए भी आपने संवेदनशीलता दिखाई। लॉकडाउन के समय में वो एक ऐसा वक्त था जब आपने इंसानों के साथ पशुओं के लिए भी अपनी संवेदनशीलता दिखाई और काफी कुछ ऐसे प्रयास किए जिसके माध्यम से जो है लोगों की कठिनाइयां दूर हुई, लोगों की परेशानी दूर हुई। जो पैदल चलने वाले लोग थे, जो यूपी बिहार में आने वाले लोग थे, उनके लिए काफी अच्छे कार्य हुए। तो ये जब आप LD के कमिश्नर थे तब ये कैसे संभव किया, सारा वो मैनेजमेंट कैसे हुआ कोरोना के समय का? नहीं, मैं यहाँ लखनऊ में डिविजनल कमिश्नर था। हाँ। और उस जिम्मेदारी के समय ही जब ये कोविड आया तो एक बड़ा चैलेंज आ गया। क्योंकि भारी संख्या में लोग, क्योंकि कुछ दिन तक लोगों ने इंतजार किया। हाँ। या जो इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो गुजरात में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो या दक्षिण भारत में हो, वहाँ की इंडस्ट्री ने कुछ दिन तक के इन मजदूरों को खिलाया पिलाया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब लोग परेशान हो गए, क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, खाने की तलाश में जाए तो जाए कहाँ, और उनके पास में कोई बड़ी बचत या कोई ऐसी पूंजी थी नहीं। तो ये सब के सब लोग, और दूसरा डर भी था कि जिंदा रहे या ना रहे, या ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी बड़ी महाप्रलय की बेला है कि सब नष्ट हो जाए। तो सब डर के वजह से अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, सब कुछ साधन बंद थे। तो कई बार लोग अपने साधनों से, प्राइवेट साधनों से, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो इतनी दूर से 2000-4000 किलोमीटर दूर से मोटरसाइकिल पे आ रहा है। एक ऐसा ग्रुप मिला मुझे रायबरेली में जो 700 किलोमीटर तय करके साइकिलों पे चल रहा था, 6 लोगों का, थक चुके थे। हमने उनसे पूछा कि कैसे चलते हो। कई पैदल लोगों के झुंड देखे जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव चल रहे हैं, और ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले और नेपाल के रहने वाले लोग लखनऊ होते हुए ही जा रहे थे। अब लखनऊ में इतने भारी संख्या में जमावड़ा देख करके एक इनके प्रति करुणा, दया का भाव है वो अपने आप हर एक के मन में उत्पन्न हो रहा था। तो सबसे पहले तो इनके लिए बसें लगाई गई। रोडवेज की बसें बंद हो गई थी, लेकिन उसको प्रारंभ कराया गया और फिर बसों में बिठा बिठा करके यहाँ पे सबको जांच के बाद भेजा गया। फिर रेलवे वालों से बातचीत करके फिर स्पेशल ट्रेन्स भी चलवानी चालू की। उन ट्रेन्स को भी हमने लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, क्योंकि ज़्यादा संख्या में हो जाती थी ट्रेन तो फिर बाकी आसपास के जगहों पर रुकते थे, क्योंकि उनका सबका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख करके सबकी हम जांच करा रहे थे। ताकि कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर इन्फेक्शन वाला बंदा है वो और आगे इंस्पेक्शन लेके बढ़ाए। दूसरा, गांव में ले जा करके उनको क्वारंटीन करना, 14-14 दिन के लिए उनको क्वारंटीन करने के लिए जो स्कूल्स थे वो खोल करके वहाँ रखा गया। उनको खाने पीने की वहाँ व्यवस्था कराई गई। यहाँ पे इनके लिए जब आते थे तो कम्युनिटी किचन्स की व्यवस्था कराई गई। तो इस तरीके से जनता का सहयोग बहुत मिला और उसके माध्यम से हमने ये सारी चीज़ें कराई। फिर मैंने देखा, जब रात में मैं अपना काम करके लौटता था तो देखता था कि सड़कों पे चूंकि सन्नाटा है, बंद है, तो बहुत सारे पशु, चाहे वो गाय हो, चाहे सुअर हो, चाहे घोड़े हो, चाहे खच्चर, गधे, ये सब परेशान थे, कुत्ते परेशान थे। तो हमने सोचा कि एक इनके लिए भी कुछ इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो ये हिंसक हो सकते हैं या दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमने एक पशु मित्र योजना चलाई और उसमें बहुत सारी गाड़ियां हमने लगा दी, और जितने स्वयंसेवी संस्थाएं जो पशुओं के कल्याण के लिए काम करते हैं उनसे संपर्क स्थापित किया। उनको हमने स्पेशल पासेस जारी किए और उन्होंने फिर अपने दान और अपने संसाधन जुटा करके फिर जा करके इनको खिलाना चालू किया। बंदरों को हमने फल, केले, सब्जियां, गायों को भारी संख्या में जहाँ जहाँ पर भी थी उनको जो गो आश्रय स्थल है वहाँ पहुँचवाना चालू किया, क्योंकि तब खाली नजर आ जाती थी। कुत्तों को जगह जगह पर जहाँ झुंड उनके इकट्ठे होते थे वहाँ पे भी जा करके खाना वाना डालना चालू किया, तो वो लोग फिर धीरे धीरे शांत रहने लगे। तीसरा, हमने देखा कि गरीब बस्तियों में, मलिन बस्तियों में खाने की जो समस्या है, इसके लिए यहाँ पर अक्षय पात्र फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा किचन चलता था।
के सब मजदूर जा चुके थे, उनको गांव से बुला करके उसको फंक्शनल कराया और गर्मा गर्म खाना पैक करके उनकी गाड़ियों में सब मलिन बस्तियों में पहुंचाना चालू किया और फ्री में गर्मा गर्म उनको किसी दिन पूड़ी सब्जी, किसी दिन चपातियाँ सब्जी, सांभर, चावल, दाल, कढ़ी, जो भी है रोज मिलता था और बहुत अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। फिर हमने देखा कि ऐसे टाइम में हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन की भी समस्या है, बच्चियों को या महिलाओं को वो दिक्कतें आ रही हैं। तो हमने फिर जो है सैनिटरी पैड्स थोक के भाव मंगवा करके फिर सखी के नाम से वैन चलवा दी। अच्छा। पिंक वैन, और उसमें डूडा हमारे यहाँ होता है जिसमें महिला ग्रुप्स होते हैं, उन सब ग्रुप को ये जिम्मेदारी दे दी। तो लाखों की संख्या में फिर घरों घरों में, स्लम एरियाज में, हॉस्टल्स में, अनाथ आश्रमों में, महिला संरक्षण गृह में ये सब पैड भी बंटवाए। और जो जिस तरीके की भी जहाँ पे जरूरत जिसको महसूस हुई, हमने एक सेंट्रल कंट्रोल कमांड सेंटर जो बनाया था, इसमें टेलीमेडिसिन कि आपको कहीं जाना पड़े और घर बैठे मेडिसिन पहुंचाने की योजना चलाई, क्योंकि हॉस्पिटल्स बहुत सारे बंद थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद थे और ये हालत थी कि सरकारी हॉस्पिटल्स जब कोविड डिक्लेयर हो रहे थे तो नॉन कोविड हॉस्पिटल की कमी हो गई, काफी कमी थी। तो फिर हमने कई सारे डॉक्टरों की सेवा ली कि आप घर बैठे कैसे टेली कंसल्टेशन करें, और फिर हमने जो दवा कंपनियां हैं उनके साथ टाई अप किया और उनसे जो रेट दुकानों पे मिलता उससे भी छूट पे 10%, 15%, 20% छूट पे दवाई घर बैठे पहुंचवाने की व्यवस्था चालू कराई। इसके अलावा साइकोलॉजी कंसल्टेंसी, घर में आदमी काफी परेशान था उस समय, मतलब ऐसी परेशानियां थी कि एक रिटायर्ड जज साहब ने मुझे फोन किया कि मेश्राम साहब, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं अब बर्तन नहीं मान सकता, मेरी बीबी बिस्तरे पे पड़ी रहती है क्योंकि वो बहुत बीमार है, मेरे से ज़्यादा बीमार है, मेरे बाल बच्चे आ नहीं सकते हैं, और अब मेरे घर में एक जो सर्वेंट आती थी वो नहीं आ रही है। मैंने कहा वो गांव चली गई है, कहाँ चली गई, और मेरे यहाँ खाने के लाले पड़ गए हैं, मैं कैसे मतलब ये करूं। तो इस तरीके की कहे कि मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन बीबी को देखता हूं फिर मन महसूस कर रह जाता हूं। मतलब इस तरीके के विचार लोगों में आते थे काफी, जो मुझे फोन करते थे। और उस समय जैसे जैसे लोगों के फोन कॉल मैंने सुने हैं या झेले हैं, और लोगों को बस समझाते रहते थे हम लोग, लेकिन साइकोलॉजिकल भी लोग परेशान थे, तो उसके लिए भी हमने कंसल्टेंट्स रखे और वो एक काउंसलिंग का काम भी हमने चालू कराया था। तो इसका काफी फेज 1 में मैं था, फिर मेरा ट्रांसफर हो गया था। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुकेश मेश्राम सर निरंतर प्रयासरत है। काफी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यूपी के अंदर में है, तो बीइंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चरल डिपार्टमेंट, क्या इनोवेटिव आइडियाज के तहत आप कोशिश कर रहे हैं कि यूपी के टूरिज्म में काफी बदलाव लाए जाए? टूरिज्म सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देता है। हाँ। और इस देश में और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है इसका। हम अभी तक के इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, बहुत संभावनाएं हैं। कई देश ऐसे हैं जो केवल और केवल टूरिज्म के भरोसे पे वो देश सरवाइव करता है, और हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत बड़ा ट्रेजर है। उत्तर प्रदेश में जो रिलीजियस टूरिज्म है, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, इसका बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे यहाँ पे गुरु रविदास जी, जिनका जन्म हुआ वाराणसी में, वहाँ पे उनकी पूरी कर्मस्थली रही। हम कैसे गुरु रविदास जी के मतावलंबियों को वहाँ पे बुला सकते हैं, ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। स्पिरिचुअल टूरिज्म, हमारे यहाँ कबीरदास जी का जन्म हुआ लहरतारा में, उनका परिनिर्वाण हुआ मगहर में। कबीरदास जी रसखान हो, या हमारे यहाँ पे इतने सारे सूफी संत हों, बहुत सारे हुए। तुलसीदास संत महात्माओं की भीड़ है। इसके अलावा ये अयोध्या जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है,
यहाँ पे वाराणसी है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, श्रृंगवेरपुर है, नैमिषारण्य है, कई सारे हैं, गोरखनाथ है। और अगर हम जैन तीर्थंकरों की बात करें तो 24 तीर्थंकरों में से सबसे ज्यादा तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में जन्म लिए हैं। और बुद्धिस्ट टूरिज्म की बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय उत्तर प्रदेश में ही बिताया। यहाँ पे जो उनकी पत्नी थी यशोधरा, उसकी ननिहाल है रामग्राम, वो भी महाराजगंज में है। कपिलवस्तु ये राजधानी थी शाक्य वंश की। यहाँ से जब इनकी माताजी अपने इनके ननिहाल जा रही थी, वो हिस्सा जरूर नेपाल में पड़ता है थोड़ा सा, तो सालवन था वहां पर लुम्बिनी में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन जो राज्य है जहां राजकुमार रह करके फिर इन्होंने अपना सबसे ज्यादा जीवन बिताया अपने श्रमण काल के पहले का, वह कपिलवस्तु। जन्म लुम्बिनी में हुआ, लेकिन देवदा और रामग्राम जो इनके ननिहाल रहे हैं दोनों के, वो भी यहीं पे। फिर हम देखें कि सारनाथ जहां पर उन्होंने पहला अपना सरमन दिया और वहां से धम्मचक्र प्रवर्तन किया, जहां से बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है, वो सारनाथ में है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वर्षावास, जो कि बौद्ध लोग चौमासा जो चतुर्मासा वर्षा काल में अपना वर्षावास करते थे, तो वो श्रावस्ती में किया। यहाँ पे संकिस्सा है, संकिस्सा में सबसे ज्यादा बौद्ध संगीतियां हुई, क्योंकि गौतम बुद्ध के बाद में ये हुआ कि जो उनके उपदेश हैं, उनके शिक्षाएं हैं, उनके विचार हैं, उनको हम एक संकलित रूप दें। त्रिपिटक जिसको कहते हैं, 3 पिटारे, उसमें सारी शिक्षाओं को फिर अलग अलग तरीके से लिखित किया गया है। तो ये जो संगीतियां होती थी, ये संकिस्सा में हुई सबसे ज्यादा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे कौशाम्बी है, और कौशाम्बी इतना ऐतिहासिक है कि वहां पे चाहे कहीं पर भी हम देखें, सभी जगह पे कहीं भी खुदाई हो, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक सभी तत्व वहां पर मिले हैं। और ये एक्चुअली दर्शाते हैं कि यहाँ पर हम महसूस करें कि यहाँ पर गौतम बुद्ध चल रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे उन्होंने खाना खाया, यहाँ पे वे रहे। कुशीनगर जहाँ पर उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण हुआ। तो इसलिए ये बौद्ध सर्किट का बहुत बड़ा गढ़ है। लेकिन पूरे विश्व में अगर 50 करोड़ से अधिक बौद्ध धर्म के लोग हैं, उसमें से कितने लोग पर्यटक के तौर पर इन स्थानों पर आ पाते हैं? बहुत कम, नगण्य। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको हम कैसे लाएं, इसके लिए हमने रूपरेखा बना करके काम करना चालू किया है। इसी तरीके से जो जैन मतावलंबी है, सबसे ज्यादा तीर्थंकरों की जगह है, तो वहां पे उनको कैसे लेकर के आए। हिंदू धर्म के मतावलंबी, उनको कैसे लेकर के आए। सूफी कल्ट के लोग हैं, उनको हम कैसे लेकर के आए। ये स्पिरिचुअल टूरिज्म पे काम। दूसरा काम हमने चालू किया मॉन्यूमेंट्स का। हिस्टोरिकल हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई, जो भारतीय स्वतंत्रता की पहली चिंगारी, पहली क्रांति मानी जाती है। तो उसके लिए हमने फ्रीडम सर्किट भी आइडेंटिफाई किया। तो ऐसे 12 सर्किट हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और उन सर्किट्स पे एक प्लान्ड वे में डेवलपमेंट का काम चालू किया गया है। इससे ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों की सुविधाएं हम विकसित करेंगे, और फिर ब्रांडिंग करके उन पर्यटकों को हम आकर्षित करेंगे, और उनके लिए सारी सुविधाएं सभी जगह पे हमने कहीं लाइट एंड साउंड शो देना चालू किया है, म्यूजियम्स बनाने चालू किए हैं, वहां पे यात्रियों के लिए सस्ते आवासों की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से काम चालू किया है, और मोबाइल ऐप, वेबसाइट, सोशल मीडिया, इसके जरिए भी हम इसको प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। मुकेश मेश्राम सर का व्यक्तित्व हमेशा प्रेरक रहा है। जितने उम्दा वे प्रशासक हैं, उतने ही बेहतर इंसान भी। अपने गांव की मिट्टी से आज भी उन्हें उतना ही लगाव है। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए वे निरंतर कार्य करते रहते हैं। एनजीओ के माध्यम से गांव के लोगों के लिए कई सुविधाओं का निर्माण उन्होंने किया है।
जिस परवरिश से आप आए हैं, जिस संघर्ष के साथ आप आए हैं, उसे आप कभी नहीं भूलते। आप प्रतिवर्ष अपने गांव जाते हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में घुल मिल जाते हैं। उन लोगों के साथ में मिलकर आपने एक एनजीओ भी बनाया है और वहाँ के जो गरीब बूढ़े ट्राइबल लोग जो हैं उनके लिए भी आप लोग काफ़ी काम करते हैं। ये जो समर्पण का भाव है, ये जो पे बैक टू सोसाइटी का जो कंसेप्ट है और जिस वातावरण से आप आए उसे आप भूलना नहीं चाहते, ये कैसे आपका जो मन है ये कैसे फिर से वापस उस जगह जाता है और किस तरह से फिर से पे बैक टू सोसाइटी होती है आपके माध्यम से? मैं अपने गांव जो बालाघाट जिले में पड़ता है वहाँ पर प्रयास करता हूँ कि प्रतिवर्ष जाऊँ और वहाँ के लोगों के लिए कुछ हम करें। इसके लिए एक स्वयंसेवी संस्था हमने स्थापित की है, प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन, और पिछले 10 साल से ज़्यादा समयावधि से हम लोग काम कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, एक स्कूल चला रहे हैं जिसमें 200 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। आसपास के गरीब परिवारों के बच्चों को हम लेकर के आते हैं और तैयारी कराते हैं कि उनका नवोदय विद्यालयों में सिलेक्शन हो जाए। तो नवोदय विद्यालयों में सिलेक्शन हो जाने के बाद में कम से कम वो एक राह पकड़ लेते हैं और फिर निःशुल्क पढ़ाई की उनकी व्यवस्था हो जाती है। उसी तरीके से हर डिवीज़न में, हर संभाग में एक श्रमोदय विद्यालय भी खुल रहे हैं लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो वहाँ पर भी उनकी पढ़ाई निःशुल्क होगी रेसिडेंशियल तौर पे, उसके लिए भी उनको तैयार कराते हैं। सैनिक स्कूलों के लिए तैयार कराते हैं और सिलाई कढ़ाई बुनाई के माध्यम से गरीब बच्चियों को हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि कुछ स्किल डेवलपमेंट हो जाए, उनको हम आगे कुछ काम कर लेगी, अपने बाकी काम के साथ साथ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। कंप्यूटर सेंटर के जरिए हम चाहते हैं कि लोगों को हमें स्किल दे करके तैयार कर दें ताकि कहीं पर उनकी रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। हम गरीब लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सेवा चलाते हैं, लाइब्रेरी चलाते हैं। साथ ही साथ जो बैगा जनजाति है वहाँ पे, क्योंकि बालाघाट जिले में 54% से अधिक जंगल है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है और कोरोना टाइम में पिछले 2 साल में इतने अभाव में लोग जी रहे थे कि इनके पास में खाने को भी चीज़ें नहीं पहुंच रही थी। तो हमने अपने कई गाड़ियां लगा करके उसमें राशन किट तैयार करा करके दाल चावल, उसमें प्याज, आलू, हल्दी, नमक, मिर्ची, तेल, चीनी, इस सब का पैकेट बना बना करके पहुंचाना चालू किया और 2 साल में हम सैकड़ों गांव तक अपनी पहुंच बना लिए। फिर कंबल हम काफ़ी संख्या में बंटवाते हैं। इस बार भी अब कंबल बांटने का कार्य चालू हो गया, क्योंकि बैगालों के पास में कपड़े बहुत कम होते हैं, ठंड में वे ठिठुरते रहते हैं। और जब हम लोग कंबल बांटते हैं तो वहाँ पे जो कान्हा नेशनल पार्क है उसके बफर जोन में भी रहने वाले आदिवासियों तक हम पहुँच करते हैं, बाकी दूसरे लोगों तक भी। तो फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं वहाँ पर, उनका भी ये मानना है कि साहब आप कंबल बांट करके हमारी भी जिम्मेदारी थोड़ी हल्की कर देते हैं। जैसे लकड़ियाँ नहीं तो ये जलाते रहेंगे क्योंकि हाथ सेकना, उसी के बगल में सो जाते हैं। तो अब कंबल होने से थोड़ी खपत कम होगी। साथ ही साथ जो है इनको देखिए, इतने आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बहुत सारी बेसिक सुविधाएं नसीब नहीं हो पाई है। सही बात। तो कैसे हम करें? उनमें बहुत सारे ऐसे हैं है जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं, इलाज नहीं हो पाता, तो हम हेल्थ कैंप बहुत लगाते हैं, बल्कि उनको अस्पतालों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी करते हैं। जैसे एक अभी हमारी टीम कहीं गई किसी गांव में, वहां देखा कि फ्रैक्चर हो गया था बैक का, एक महिला का, और फ्रैक्चर है लेकिन काम करना पड़ रहा है। तो काम कर रही थी, 3 साल से वो बहुत कष्ट में, बहुत परेशानी में जी रही थी, लाठी टेक टेक के चलती थी लेकिन काम भी करती थी और इलाज नहीं हो पा रहा था। फाइनली जब ये जानकारी हुई तो उसको लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर आए, वहाँ एक्सरे हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, इसका इलाज किया जा सकता है। तो इस समय इलाज चल रहा है उसका और 3 साल के बाद वो इस परेशानी से निपट पाएगी। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव में जिनको हम इलाज की सुविधा भी दे रहे हैं। बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरते हुए और हर पल हर वक्त
जहां जहां आपको लगता है कि ये मैंने करना चाहिए, चैलेंज मैंने एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये जो युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है या फिर आने वाले जनरेशन्स के लिए जो इंस्पिरेशन है कि यस, आप कहीं भी जाओ, अगर आपको चैलेंज मिलता है आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपको जब जब जहां जहां कहा गया आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आपने अपने आप को प्रूफ किया, साबित भी करके दिखाया और आपने आपका लोहा मनवाया। तो मैं अंतिम ये जानना चाहता हूँ हमारे युवाओं के लिए, या जो इस सेगमेंट में आना चाहते हैं, या फिर हमारे दर्शकों के लिए भी, कि जीवन का फलसफा जो है आपके, कि आपने हमेशा संघर्ष की राह चुनी है, आपने हमेशा लोगों को मोटिवेट किया है, आपने लोगों की जिंदगी को बदलने की कोशिश की है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे संभव हो आपने लोगों की हेल्प की है, और इतने बड़े प्रदेश में आपने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ पे आपने अपने आप को एक अच्छे लेवल पे, अपने डिपार्टमेंट को एक उच्च ऊंचाई देने की कोशिश की है। तो अंतिम संदेश आपका इस इंटरव्यू के माध्यम से क्या होगा? सभी जो दर्शक हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक ही जिंदगी है, यही मिली है, और क्योंकि कोई लौट कर आके नहीं बताया कि वो फिर से वापस आया है, तो इसमें आप जैसे हम कहते हैं कि भाई 4 दिन की जिंदगी है, बहुत सारे लोग 2 दिन पूरा कर लिए हैं, कुछ 3 दिन पूरा कर लिए हैं, तो सबके पास में बहुत कम समय होता है इसी में सब कुछ करने के लिए। तो आप अपने लिए तो जीते ही जीते हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी के लिए या दूसरों के लिए जब जीना चालू करते हैं तो आपको अतिरिक्त खुशी मिलती है। जैसे कहते हैं कि जब मैं लेना चालू करता हूं कहीं से तो वो प्लेजर देता है, प्लेजर ऑफ टेकिंग, लेकिन जब आप देना चालू करते हैं तो वो जॉय देता है, जॉय ऑफ गिविंग। तो आप प्लेजर लेना चाहते हैं या जॉय लेना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, तो फिर आपको सोसाइटी को वापस करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी ने आपको इतना कुछ दिया तो उसको आप वापस करें। दूसरी बात यह है कि हमेशा चैलेंजेस से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदा मछली ही धारा की विपरीत दिशा में चलती है, जो मुर्दा मछली होती है वो तो धारा के साथ बह जाती है। इसलिए अगर अपने जिंदा दिली का परिचय देना है तो फिर चुनौतियों को एक्सेप्ट करना जरूरी है, रिस्क लेना भी जरूरी होता है। जो रिस्क नहीं लेता है वो एंटरप्रेन्योरशिप में आगे नहीं बढ़ पाता, जो रिस्क नहीं लेता है वो बहुत सारी एग्जाम्स में आगे निकल नहीं पाता है। तीसरा चीज जो है नजरअंदाज करना। नजरअंदाज किसको करना? जो आपको परेशान करने की कोशिश करता है, जो निगेटिविटी से भरा हुआ आदमी है, जो अपमानित करना चाहता है, उन लोगों को नजरअंदाज करिए, क्योंकि हमें अपने आप को जानना ज्यादा जरूरी है बजाय हम दूसरों को जाने। इसलिए जैसे गौतम बुद्ध ने कहा है, अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित बनिए। अपने आप की जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को रियलाइज करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोई असंभव नाम की चीज कहीं नहीं है। छोटे से छोटे जगह से निकल करके व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। एवरेस्ट को चढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटी जगहों से निकल करके आए हैं। बहुत सारे ऐसे मुकाम पर पहुंचे हुए लोग हैं जो कोई जूता पॉलिश करते थे, कोई कपड़ा बिनते थे, कोई कहीं झाड़ू लगाते थे, लेकिन आज की तारीख में वो अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हैं, अच्छे अच्छे जगहों पर उन्होंने नाम रोशन किया है। इसलिए कहीं पर कोई ये न सोचे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ में कि साहब मेरे बस का नहीं है, ये संभव नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। ये एकदम दिमाग से निकाल देने की जरूरत है। और फिर आप पुस्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। पुस्तकें सही राह दिखाती है, क्योंकि कोई और साथ छोड़ भी देगा तो पुस्तकें तो आपके साथ 24 घंटे रह सकती है। और ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकों के इतना ज़्यादा संग्रह करते थे उनका, और इतना पढ़ते थे कि उसी के बदौलत, उस ज्ञान के बदौलत उन्होंने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा लिया। और उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि भारतीय संविधान जो एक पवित्र पुस्तक है इस देश को संचालित करने के लिए, उसको लिखने के लिए उनको लगाया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हजारों पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। तो ये जरूर करिए
तो मैं लोगों से इसलिए कहता हूं कि कहीं पर भी आप जाते हैं किसी से मिलने या किसी कार्यक्रम में, वहां बहुत सारी ऐसी चीजें लेके जाते हैं, मिठाइयां जो आजकल लोग शुगर के मरीज हैं बेचारे खाते नहीं है, बांट देते हैं। तो बुके नहीं, बुक दिया करिए। फूल पत्तियां ले जाते हैं, वो उद्यानों में और पार्कों में ही ज्यादा अच्छी शोभायमान होते हैं, उसके बजाय आप एक गुच्छा ले जाकर के देंगे, वो 5 मिनट में फेंक देगा। उससे बेहतर है आप बुक दीजिए, बुके नहीं बुक। जी, बुके नहीं बुक दीजिए। और दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है, और चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, रिस्क फैक्टर को एक्सेप्ट कीजिए, रिस्क लीजिए। सर के साथ बात करने के लिए काफी सारे विषय थे, लेकिन वक्त की कमी है हमारे साथ में। और मुझे ऐसा लगता है आज का जो इंटरव्यू है वो काफी इंस्पायरिंग है, काफी मोटिवेटिंग भी है। और जो नए युवा हैं जो आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, और जैसा कि आप इस माध्यम से लोगों की भलाई कर सकते हैं, लोगों के लिए अपना कुछ दे सकते हैं, प्लेजर नहीं जॉय दीजिए। सर का ये बहुत बड़ा संदेश इस माध्यम से आज हमें प्राप्त हुआ। सर, आप हमारे बीच में आए, इतना सारा वक्त दिया, और आप एक रोल मॉडल है सोसाइटी के लिए भी, इंस्पिरेशन भी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे प्रेरणा लेके कई लोग आगे आएंगे और आपके संदेश के माध्यम से लोग औरों की जिंदगियां उन्नत बनाने के लिए कार्य करेंगे। आप हमारे बीच में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।